भारत की राष्ट्रपति ने सेना इंजीनियरिंग सेवा के प्रशिक्षण अधिकारियों से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भवाइया लोक परंपरा पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का आह्वान किया। भवाइया आम लोगों की भावनाओं, आकांक्षाओं और समझ को दर्शाता है। सांस्कृतिक आत्मविश्वास के साथ ही विकास सार्थक है। भारत की प्राचीन परंपराओं आधुनिक वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रदान करते हैं। भारत एक और सदा एक रहेगा। भवाइया उत्तरी बंगाल, असम आसपास के क्षेत्रों की एक पारंपरिक लोक संगीत शैली है। यह संगीत परंपरा इस क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि परिदृश्य की गहराई से समाई हुई है और इसकी सामूहिक विरासत एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति बनी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोगों की स्वतंत्रता आकांक्षा प्रभावित होने से संबंधित एक लेख साझा किया। श्री एनडीजेसी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अमेजन के सीईओ श्री एनडीजेसी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी जी ने कहा कि भारत में अमेजन का रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर का निवेश दर्शाता है कि दुनिया भारत के निवेश के लिए दिलचस्पी दिखा रही है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता हादसे में जान गंवाने वाले के प्रति शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही की जान गंवाने वालों का शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने संस्कृत शुभ स्तंभ साझा करते हुए लोकतंत्र, संविधान, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा चैम्बर के नवनिर्मित या पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रतिज्ञा दिलाया। राज्यसभा चैम्बर में 10 नए निर्वाचित या पुनर्निर्वाचित सदस्य नामित। श्री प्रवीण चक्रवर्ती, श्री देवाशीष संबत राय, श्री सना सतीश बाबू, श्री विजय चिंता कायला, श्री भाष्यम रामकृष्ण, श्री लिंगनेनी रमेश, श्री राजेश पद्मानंद शुक्ला, श्री वैद्यनाथ राम, श्री नथवानी परिमल और श्री ताई तगत ने को शपथ दिलाया। 5 सदस्यों ने हिंदी में, 1 सदस्य ने अंग्रेजी में, 1 सदस्य ने तमिल तथा 3 सदस्यों ने तेलुगु में शपथ प्रतिज्ञा लिया। इसमें से 4 आंध्र प्रदेश, 2 झारखंड तथा 1 सदस्य तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा से हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 जून को उत्तराखंड का प्रवास करेंगे। उत्तराखंड में खेत बचाओ अभियान किसानों के बीच जाएंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आईसीएआर और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने समुद्री प्रोटोकॉल में आम का निर्यात खर्च कम हुआ। 4.3 टन बंगनपल्ली आम बेहतरीन गुणवत्ता वाले
बनाए रखने के लिए समुद्र के रास्ते सिंगापुर निर्यात किए गए हैं। ICR CISH की समुद्री शिपमेंट प्रौद्योगिकी में आमों के सेल्फ लाइफ को 30 दिनों तक बढ़ाया। वैश्विक निर्यात में नए अवसर खुले हैं। ICAR और कृषि प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री प्रोटोकॉल से आम के निर्यात में खर्च। आंध्र प्रदेश से 4.3 टन बंगनपल्ली आम एक खास ठंडे कंटेनर में रखकर समुद्र के रास्ते सिंगापुर भेजे गए। हवाई जहाज से समुद्र के मुकाबले समुद्र के रास्ते आम भेजने में से कार्गो में भारी कमी आती है। कार्गो खर्चे में भारी कमी। हवाई जहाज भेजने पर खर्च 150 से 250 रुपये प्रति किलो आता है, जबकि समुद्री रास्ते से ये घटकर सिर्फ 13 से 20 रुपये प्रति किलो रह जाता है। इससे उत्पादकों निर्यातकों के लिए निर्यात करना ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा और विदेशों में भी ग्राहकों को एक कम कीमत पर मिल सकेगा। इस मिशन की सफलता से अब सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, अन्य देशों में भारतीय आमों का निर्यात बहुत तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ अभी लगभग 40 से 50 अरब डॉलर का बाजार है। इसमें साथ ही संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में बाजार में भारत के नए रास्ते खुले हैं। आम बाजार करीब 20 से 25 मिलियन डॉलर का है। योजना भवन लखनऊ के केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ ने हाल लेवल मीटिंग यूपी की खेती और गांवों के विकास के लिए शिवराज सिंह ने CM योगी को 2 बड़े पत्र सौंपे हैं। यूपी में किसानों को राहत। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं, चना, मसूर की MSP खरीद अवधि 8 जुलाई तक बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह ने मंजूरी दी। PM आवास योजना ग्रामीण में उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,462 पक्के मकानों की स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने CM योगी को पत्र सौंपा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इबोला से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए एयर इंडिया 2.0 लॉन्च किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने आज एयर सुविधा 2.0 का शुभारंभ किया है, जो एक उन्नत संपर्क रहित यात्री स्वास्थ्य घोषणा पोर्टल, जिसका उद्देश्य चल रहे इबोला रोग के प्रकोप के जवाब में प्रवेश बिंदु पर सामाजिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 17 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 के तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला या बुंडी बुशगियो वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद आई। वर्तमान प्रकोप की पुष्टि बुंडी बुगियो वायरस रोग BVD के रूप में की गई है और DRC और युगांडा की सीमा से लगे देशों, जिनमें दक्षिण सूडान भी शामिल है, को संक्रमण से उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में मूल्यांकित किया गया है। इस पोर्टल में अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों को आवर्जन मंजूरी से पहले अनिवार्य ऑनलाइन स्वास्थ्य स्वघोषणा
पत्र जमा करने के सक्षम बनाता है, जिससे 21 दिनों का यात्रा इतिहास, संपर्क इतिहास और संबंधित लक्षण यदि कोई हो तो शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत में निर्यात वृद्धि को गति देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और उद्योग संघों के साथ संवाद की। निर्यात प्रोत्साहन परिषद नए बाजारों, नए उत्पादों, निर्यात वृद्धि बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। भारत ओमान CEPA समझौते के बाद एपीडा ने वाराणसी से ओमान को बिस्कुट के पहले निर्यात शिपमेंट की सुविधा दी। 40 मीट्रिक टन की खेप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए एक नया अवसर आया है। यह निर्यात खेप वाराणसी स्थित निर्माता निर्यातक श्री तिरुपति बालाजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भेजी गई है। यह पहल क्षेत्र के प्रसंस्करण खाद्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने, उत्तर प्रदेश के मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने प्रीमियम बंगनपल्ली आमों की पहली वाणिज्यिक खेप सिंगापुर भेजी गई। बंगनपल्ली भारत की सबसे प्रसिद्ध आम किस्में हैं, जो अपने सुनहरे पीले रंग, मनमोहक सुगंध, रेशे रहित गूदे और भरपूर मिठास के लिए जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस किस्म की काफ़ी मांग है और भारत में आम निर्यात को और बढ़ाने की संभावनाएं हैं। दूरसंचार विभाग ने भारी बारिश और बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों में अंतर अंचल रोमिंग सेवा शुरू की है। 28 जून 2026 तक केई, पैन्यूर, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी और पश्चिम सियांग जिले में ICR सेवा शुरू की गई है। इस कदम का उद्देश्य आपदा स्थिति में निर्बाध दूरसंचार संपर्क सुनिश्चित करना है। ICR के ठीक से काम करने के लिए निश्चित सुनिश्चित कार में अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑटोमेटिक नेटवर्क सिलेक्शन को सक्षम करें। अगर ऑटोमेटेड कनेक्शन काम न करे तो सेटिंग से मोबाइल नेटवर्क्स और नेटवर्क्स में ऑपरेटर पर जन्म और स्वयं को कोई दूसरा उपलब्ध नेटवर्क चुनें। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्राधिकरण और लाइसेंस माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। यह कदम दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 की उपधारा 1 की क्लॉज A के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लिए ऑथराइजेशन से जुड़े दूरसंचार नियमों की अधिसूचना के बाद उठाया गया है। इसे 23 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था। इसी तरह दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 उपधारा 6 के अंतर्गत लाइसेंस के ऑथराइजेशन की शर्तों को बदलने के लिए दूरसंचार नियमों को 23 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत तय किए गए प्रावधानों को डिजिटल बाय डिवाइन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके लागू किया जा रहा है, जो इसे आसान बनाने के लिए नया ऑथराइजेशन पाने और वर्तमान लाइसेंस को बदलने दोनों के लिए एप्लीकेशन मॉड्यूल चालू कर दिए गए हैं। आवेदक अब इस URL पर टेलीकॉम सर्विसेज पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारत में श्रीनगर श्रीनगर के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन में खनन, जमीनी अनुभव और वास्तविकताएं बने भारत के सहकारी क्षेत्र के भविष्य के विजन और रोडमैप पर विचार विमर्श का प्रमुख आधार। सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने सहकारी संस्थाओं में संख्या से आगे बढ़कर गुणवत्ता, जवाबदेही, पेशेवर प्रबंधन, जमीनी स्तर पर दिखने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। यूपीआई और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के युग में प्रासंगिक बने रहने के लिए सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म अपनाने होंगे। सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने डेयरी, कंप्रेस्ड बायोगैस और चीनी उद्योग के उप उत्पादों सहित सहकारी क्षेत्रों में स्थिरता, सर्कुलेटरी पहलों की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2.0 डेटा आधारित गवर्नेंस को मजबूत करेगा और सहकारी संस्थाओं को सीधे डेटा अपडेट और वैलिडेट करने में सक्षम बनाएगा। डॉक्टर भूटानी ने राज्यों में सहकारी क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी उन्नत खाद्य अन्न भंडारण योजनाओं के तहत अवसंरचनाओं को मजबूत करने और फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करने को कहा है। राज्यों ने अपूर्ण पंचायतों, नए उद्देश्यों, PACS, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाने का आग्रह किया है। कंप्यूटरीकरण, मॉडल बायलॉज और व्यवसाय विविधीकरण पर जोर दिया। राष्ट्रीय महासंघों से विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार करने, उन्हें कार्यान्वयन की निर्यात निगरानी करने को कहा है। सम्मेलन में राज्यों में विचार विमर्श का नेतृत्व किया और श्रेष्ठ प्रणालियों, सफल मॉडल, नवाचार, जमीनी चुनौतियों को साझा किया। राष्ट्रीय सम्मेलन तेज कार्यान्वयन और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 6 महीने के लक्ष्यों हेतु कार्यवाही योग बिंदु सामने आए। भारतीय वायुसेना स्वदेशी विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली नेत्र के लिए अंतिम परिचालन स्वीकृति मिली है। DRDO ने स्वदेशी नेत्र विस्थापन विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी नियंत्रण प्रणाली का अंतिम परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र भारतीय सेना को सौंप कर एक अहम उपलब्धि हासिल की है। भारतीय वायुसेना DRDO संबंधित रक्षा उद्योग जगत के सहयोग से विकसित इस प्रणाली में हवाई निगरानी, स्थिति संबंधी जागरूकता तथा युद्ध प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया है। 2017 में प्रारंभिक परिचालन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद यह अब अंतिम परिचालन स्वीकृति मिलना इस परियोजना की पूर्व परिचालन क्षमताओं का प्रमाण है। एक उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण पर मुंबई में औपचारिक शुभारंभ। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन नामांकन आमंत्रित किए हैं। 15 जून 2026 10 जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। नामांकन और आवेदन दिए गए पात्रता अनुसार दिशा निर्देश प्रक्रिया समय सीमा पोर्टल पर उल्लेखित है।
भारत सरकार ने राजकोषीय बिलों की नीलामी पर कैलेंडर सितंबर 2026 को समाप्त करने वाली तिमाही के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अनुपालन के बोझ को कम करने और विनियामक दक्षता को मजबूत करने के लिए नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम में जन विश्वास सुधारों की शुरुआत की। जन विश्वास सुधारों के तहत क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के 5 प्रावधानों का युक्तिकरण किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जन प्रावधान संशोधन अधिनियम 2026 के अनुकरण में 22 जून 2026 को नैदानिक प्रतिष्ठान पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2010 के संशोधन अनुसूचित किए हैं, जो 8 अप्रैल 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इन सुधारों का उद्देश्य विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना, अनुपालन के बोझ को कम करना, व्यापार करने की सुगमता में सुधार और अनुपातिक नियामक प्रवर्तन सुनिश्चित करना, साथ ही देश भर में रोगी सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के लिए रक्षा करना जारी रखना है। जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2026 23 मंत्रालय विभागों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 5 अधिनियमों 35 प्रावधानों को संशोधन किया गया, ताकि प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके और नागरिक केंद्रित नियामक प्रथाओं को मजबूत किया जा सके। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत अधिसूचित ये संशोधन एक अधिक उत्तरदायी और सुगम नियामक प्रणाली बनाने के उद्देश्य शुरू की गई व्यापक सुधार पहल का हिस्सा है। संशोधित ढांचे के तहत अधिनियम की धारा 40, 43 और 46 में जुर्माना शब्द को दंड से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें प्रवर्तन ढांचा आपराधिक अभियोजन से प्रशासनिक न्याय निर्णय की ओर स्थानांतरित हो गया। धारा 44 में संशोधन करके कंपनियों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए श्रेणीबद्ध और अनुपातिक दंड निर्धारित किए गए, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि प्रवर्तन कार्यवाही उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप हो। इसके अलावा धारा 41 के तहत न्याय निर्णय प्राधिकारी तंत्र को मजबूत किया गया। इसका दायरा धारा 40, 43 और 44 के अंतर्गत कार्यवाही को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। इसमें पारदर्शी, कुशल, जवाबदेही प्रवर्तन को सुगम बनाया जा सके। इन संशोधन में एक संरक्षित न्याय प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें दंड लगाने से पहले सुनवाई का अवसर, दंड की वसूली के लिए तंत्र और पीड़ित पक्ष की अपील की व्यवस्था की गई है। इन उपायों में वैश्विक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलने, आवश्यक मुकदमेबाजी कम होने और नैदानिक प्रावधानों का नियामक निगरानी बनाए रखते हुए मामूली प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित होने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकों, रोगाणुरोधी और कैंसर रोधी दवाओं तक QR कोड आधारित दवा उत्पाद पहचान ढांचे का विस्तार किया है। टीकों, जीवाणुरोधी, NDPS और कैंसर रोधी दवाओं को शामिल करने के लिए QR कोड आधारित मात्र प्रमाणीकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण भारत की दवा आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ और सुरक्षा संस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अनुसूची 2 उठाते हुए अनुसूची H2 के दायरे का विस्तार करने और QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के तहत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियों को लाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन सूचित किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत मादक औषधि और मनोरोग पदार्थ NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत आने वाली सभी टीके, रोगाणुरोधी, मादक और मनोरोग औषधियों तथा सभी कैंसर रोधी दवाओं को औषधि नियम 1945 की अनुसूची H2 में शामिल किया गया है। इन संशोधन के अनुसार इन दवाओं के निर्माताओं को उत्पाद की प्राथमिक पैकेजिंग लेबलिंग पर या अपर्याप्त स्थान होने पर द्वितीय पैकेजिंग लेबलिंग पर बारकोड व त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड मुद्रित करना
या चिपकाना अनिवार्य होगा। QR कोड में ऐसी जानकारी संग्रहित होगी जैसे सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के माध्यम से उत्पाद प्रमाणीकरण और सत्यापन को सुगम बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। QR कोड में उत्पाद की जानकारी शामिल होगी जिनमें विशिष्ट उत्पाद पहचान कोड, जेनेरिक ब्रांड नाम, निर्माता का नाम, पता, बैच नंबर और निर्माता समाप्ति तिथि, निर्माण लाइसेंस संख्या, जहां लागू हो सहायक पदार्थ का वितरण शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने इबोला स्वास्थ्य कवरेज के लिए एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के तहत ग्लोबल टेंडर के लिए बोली जमा करने की सीमा बढ़ा दी है। हाँ, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिक प्रतिक्रिया की समय सीमा बढ़ाई है। जल शक्ति मंत्रालय ने GSJB 2.0 पर नागरिक प्रतिक्रिया देने की समय सीमा बढ़ा दी। इसके अंतर्गत नागरिक 31 जुलाई 2026 तक जल संचयन, जल वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भंडारण कार्यों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह पोर्टल जल संचय भागीदारी 2.0 के तहत किए गए कार्यों से संबंधित है। इसके माध्यम से जो नागरिक इस पहल के अंतर्गत निर्मित संपत्तियों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वे पोर्टल पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सुजल ग्राम संवाद के 8वें आयोजन की मेजबानी की। सुजल ग्राम संवाद पंचायत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए सशक्त बनाता है और ग्रामीण जल संबंधी उपलब्धियों को दर्शाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग आज बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद के 8वें संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सामुदायिक नेतृत्व वाले जल साधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। दीर्घकालिक लंबित श्रम मामलों के तेजी निपटारे के लिए विशेष अभियान। नई दिल्ली में श्रमिकों को 10.32 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालय ने दीर्घकालिक लंबित श्रम मामलों के निपटारे के दायरे में तेजी लाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्रीय विद्यालयों के 36 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 पुरस्कार वितरित किए। केंद्रीय मंत्री युवा से लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय आचरण और राष्ट्रीय एकता को आत्मसात करने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत पहलों की स्थिरता और पुनरावृत्ति विषय पर 25 जून और 26 को राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 26-27 के 37 वेबिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय श्रोताओं के समक्ष श्री जलज शर्मा द्वारा महाराष्ट्र को नासिक जिले की पहल की पर श्री आयुष प्रसाद द्वारा इसकी स्थिरता पर और श्री विकास मीना द्वारा यवतमाल जिले में इसकी प्रकृति और प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को संकट पूर्व स्तर पर बहाल किया। क्षेत्रवार आपूर्ति प्रबंध हटाए गए हैं। इसके तहत अलावा एलपीजी की विशाल आपूर्ति जिस संकट की शुरुआत में निलंबित कर दिए गए थे को संकट पूर्व स्तरों 50% तक बहाल किया गया। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विभाग औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई। भारत में ब्रिक्स द्वारा 26 की अध्यक्षता में तहत गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की राष्ट्रीय परिस्थितियों विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व दोहराए। ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति दर्शाते हुए बैठक 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की संयुक्त विज्ञप्ति अपनाने के साथ संपन्न हुआ। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में स्मार्ट ग्रिड ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ। रेल बोर्ड ने आज वैगन डिजाइन नीति में एक बड़े सुधारों को लागू करने का निर्णय लिया। रेल मंत्री ने अपने 15 दिनों के भीतर नई वैगन डिजाइन नीति जारी करने का निर्देश दिया है। रेल मंत्री ने वैगन डिजाइन नीति के लॉन्च से पूर्व सुधारात्मक नीति की समीक्षा की है। नई नीति के तहत उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वैगन डिजाइन करने की सुविधा प्राप्त होगी। डिजाइन स्वीकृति प्रोटोकॉल निर्माण के लिए कड़े मानदंड भारत के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले वैगनों को सुनिश्चित करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH-44 पर घरौंडा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की है। प्रौद्योगिकी आधारित टोल संग्रह प्रणाली से बाधा रहित यात्रा संभव होगी और भीड़भाड़ कम होगी। यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली वाहनों को रुकने भीड़ धीमा करने की आवश्यकता के लिए टोल संग्रह को सक्षम बनाकर पारंपरिक टोल प्लाजा की एक क्रांतिकारी बदलाव लाती बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स टोल और संग्रह ETC तकनीकी का उपयोग करके ओवरहेड गैटरी लगे उच्च प्रदर्शन सेंसर और कैमरे से चालित रूप से वाहनों की पहचान करते हैं। फास्टैग के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क काटते हैं, जिससे राजमार्ग की गति का निर्णय यात्रा संभव हो पाती है।
नागपुर हवाई अड्डा मध्य भारत के लिए एक प्रमुख विकास प्रेरक के रूप में उभरेगा। उन्नत हवाई अड्डा विदर्भ में व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक, खनन विनिवेश को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग परिचालन गुणवत्ता रखरखाव की समीक्षा की। योजना भवन लखनऊ में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग। प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध शुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल महोत्सव वारंगल 2026 की घोषणा की। तेलंगाना के युवा के लिए रोजगार में 5,000 से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। शतायु डैशबोर्ड ने देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल नेटवर्क का विस्तार किया है। शतायु की तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। नागरिकों को भ्रामक पोस्टरों पर विश्वास रखने की अपील। मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समावेशी इकोसिस्टम विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 जून 2026 को 20वां सांख्यिकी दिवस मनाएगा, जिसका विषय प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता का दोहन। 2007 से इसकी शुरुआत से प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस राष्ट्रीय महत्व के विषय के साथ मनाया जाता है। $150 करोड़ और उससे ज़्यादा लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं का त्वरित रिपोर्ट पैमाना पोर्टल मई 2026 तक 42.5 लाख करोड़ रुपए की 1987 अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एम्बार्क इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप प्रस्ताव के लिए ग्रासरूट रिसर्च एंड KYC डॉक्यूमेंट के आशय पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इस्पात क्षेत्र में मई 2026 में स्थिर वृद्धि दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में MY भारत पोर्टल राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रश्नोत्तरी शुरू करेगा। नशा मुक्त युवा फॉर डिजिटल भारत अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्त भारत के निर्माण में शामिल करने के लिए प्रश्नोत्तरी, नशा मुक्त गान राष्ट्रव्यापी अभियान की एकजुट आवाज़ बनेगा। नशाखोरी और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में युवा मामले और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत
एमवाई भारत के माध्यम से 26 जून 2026 को एमवाई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ करेगा। प्रश्नोत्तरी यह प्रश्नोत्तरी राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान का हिस्सा है। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य है नशीले पदार्थों के सेवन प्रशासनिक प्रभावों की जागरूकता करना है। इसमें निर्णय लेने और स्वस्थ नशा जीवन शैली को अपनाने को प्रोत्साहित किया है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया के खिलाड़ियों के लिए एंटी डंपिंग जागरूकता सत्र अनिवार्य होंगे। भारत का लक्ष्य एनडीटीएल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नमूने की जांच का दायरा बढ़ाना है। एंटी डोपिंग जागरूकता को मजबूती प्रदान करने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का क्षेत्रीय अनुभाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। एंटी डोपिंग जागरूकता अभियानों का विस्तार गांवों, स्कूलों, कॉलेजों, खेल संस्थानों सहित जमीनी स्तर पर किया जाएगा। संयुक्त अनुभाग अधिकारी ग्रेड बी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2025 प्रगति और बढ़ता भारत पर्यटन आधारित विकास का दशक पुनर्कल्पित सेक्टर पर्यटन केवल यात्रा और अवकाश का उद्योग नहीं है, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक है। से 2025 तक भारत में 181 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय आगमन और 93.35 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन दर्ज किए गए हैं। 2014 में स्वदेश दर्शन प्रसाद योजना की शुरुआत ने पर्यटन विकास में भारत के एकीकृत दृष्टिकोण के आदर्श बदलाव को चिन्हित किया है। देश भर में 15 पर्यटन सर्किट 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 75 परियोजनाएं भौतिक रूप में पूरी हो चुकी हैं। स्वदेश 2.0 की शुरुआत 2022 में हुई। उत्तराखंड के टिहरी झील में चारों ओर तैरते लॉन्ग हट्स शामिल हैं, जो झील के किनारे एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं। प्रसाद योजना ने पूरे भारत में 1700 करोड़ रुपए से अधिक की 54 परियोजनाओं की मंजूरी देकर तीर्थ यात्रा संबंधी नया अवसर प्रदान किए हैं। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता। NHRC भारत का 4 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न हुआ। देश भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों के 96 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए जन समाधान पोर्टल को फार्मा सही दाम पोर्टल
उनके साथ एकीकृत किया है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ही स्थान पर दवाओं की कीमत के सत्यापन और शिकायतों का निवारण करेगा।